बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं गाइडिंग के 2020 की पार्ट 3 की वीडियो को। इसमें सबसे पहले देखते हैं रेगुलेशन और ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। अब रेगुलेशन के लिए नर्वस मैकेनिज्म भी है, हार्मोनल मैकेनिज्म भी है, लोकल कंट्रोल मैकेनिज्म भी है। हमने कुछ मैकेनिज्म को डिटेल से स्टडी करना है, ठीक है। सबसे पहले आता है ग्लोमेरुलर ट्यूबुलर बैलेंस। होता बेसिकली क्या है, आपको पता है हमारे पास ग्लोमेरुला है जिससे फ्लूइड्स फिल्टर आउट होकर आते हैं। अगर कभी फ्लूइड्स कुछ ज़्यादा ही फ्लूइड्स फिल्टर आउट होकर आ जाए तो इन ट्यूब्यूल्स के अंदर ज़्यादा फ्लूइड आ गया, जिसकी वजह से इन ट्यूब्यूल्स के अंदर प्रेशर इंक्रीज कर जाता है और यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है। फॉर इंस्टेंस आप समझिएगा, ये हमारे पास एक ग्लास है, ठीक है, और ग्लास के नीचे ना मैंने एक कपड़ा लगाया हुआ है। अब कपड़े में से आपको पता है पानी गुजर जाता है लेकिन थोड़ा स्लो स्लो हो जाता है। अच्छा, अब अगर मैं इस ग्लास को इतना फिल कर दूं तो थोड़ा थोड़ा पानी नीचे गिरता रहेगा, ठीक है। एट द अदर साइड अगर मैं इस ग्लास को फुल कर दूं, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा पानी डाल दूं, तो ज़्यादा पानी इस कपड़े में से निकलना शुरू हो जाएगा। तो जितना इस कपड़े में प्रेशर पड़ेगा उतनी ही ज़्यादा यहाँ से कपड़े में से पानी निकलेगा। वेरी सिमिलरली यहाँ पे होता है। अगर इन ट्यूब्यूल्स के अंदर ज़्यादा फ्लूइड आ जाए तो इन ट्यूब्यूल से फ्लूइड निकलना शुरू हो जाता है, यानी कि रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर जाती है। डाउन के बाद ये जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है, मिसाल के तौर पे इन्होंने अहद किया हुआ है कि इन्होंने 65% ऑफ द फ्लूइड को रीअब्जॉर्ब कर लेना है। पहले आ रहा था 100 ml, जिसमें 65 ml ये रीअब्जॉर्ब कर रहे थे। अब 200 ml आना शुरू हो गया, ठीक है। तो जब 200 ml आएगा ये रीअब्जॉर्प्शन को भी इंक्रीज कर देंगे और ये 200 में से ऑलमोस्ट 130 ml को रीअब्जॉर्ब कर लेंगे। इन्होंने अपना वादा पूरा किया, 65% को रीअब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने चूंकि फिल्ट्रेशन ज़्यादा हुई है इसलिए हमने रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा दिया ताकि अल्टीमेटली यूरिन में ज़्यादा फ्लूइड ज़ाया ना हो सके, ठीक हो। के बाद तो एक तो हमने ये मैकेनिज्म देख लिया, जिस तरह ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल ने काम किया उसी तरह लूप ऑफ हेनले भी काम करेगा और कोशिश करेगा कि आगे जो फ्लूइड जाए वो नॉर्मल ही जाए। एक्स्ट्रा फ्लूइड आया था उसकी एक्स्ट्रा रीअब्जॉर्प्शन कर ली जाए और आगे जाने वाला फ्लूइड एक्स्ट्रा ना हो, यूरिन में एक्स्ट्रा फ्लूइड ज़ाया ना हो, ठीक हो। के बाद अच्छा, ये जो सारा मैकेनिज्म है इस पर आप देख सकते हैं कोई भी हार्मोन वगैरह रोल प्ले नहीं कर रहा। तो दिस मैकेनिज्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ हार्मोन्स। अच्छा जी, एक और चीज़ देखिएगा, हम पहले एक चीज़ डिस्कस कर चुके हुए हैं, ये अभी आगे मजीद डिटेल में देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास मैक्यूला डेंसा होता है, ठीक है। डिस्टल ट्यूब्यूल में शुरू में मैक्यूला डेंसा होता है। ये मैक्यूला डेंसा भी देख रहा होता है अगर फ्लूइड ज़्यादा आए तो ये डायरेक्ट मैसेज भेज रहा होता है ग्लोमेरुलाई को कि यार प्लीज़ कम ब्लड भेजो। तो ये वाला भी एक कंप्लीट मैकेनिज्म है। अभी मैं उसकी डिटेल्स नहीं बता रहा, लेकिन हमें ये ज़रूर पता है कि यहाँ पे भी एक कंप्लीट मैकेनिज्म हमने पढ़ा हुआ है। एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस का एक पूरा मैकेनिज्म होता है जो कि ये देख रहा होता है कि एक्स्ट्रा फ्लूइड यूरिन में ज़ाया ना हो। तो एक ग्लोमेरुलर ट्यूबुलर मैकेनिज्म और दूसरा ये ऑटो रेगुलेशन वाला मैकेनिज्म, ये दोनों मैकेनिज्म इंश्योर करते हैं कि एक्स्ट्रा फ्लूइड वेस्ट ना हो, ठीक हो। के बाद पेरिट्यूबुलर कैपिलरी और रीनल इंटरस्टिशियल फ्लूइड की डायनामिक्स को देखना है। होता बेसिकली क्या है, ये देखो, ये हमारे पास आया एफरेंट आर्टेरियोल, उससे आगे ग्लोमेरुलाई, ग्लोमेरुलाई के बाद इफरेंट आर्टेरियोल और इफरेंट आर्टेरियोल से निकलती हैं ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल्स के साथ रन करती हैं ताकि नेफ्रॉन से मुख्तलिफ सोल्यूट्स को, वाटर वगैरह को ये रीअब्जॉर्ब कर सके। डन हो के बाद अच्छा, अब जाहिर सी बात है अगर ये जो ल्यूमेन है नेफ्रॉन का, इस ल्यूमेन में से किसी चीज़ ने अब्जॉर्ब होना है तो ल्यूमेन की वॉल ये जाहिर बात है सेल की बनी हुई होगी। तो हमारे पास ल्यूमेन से ये मतलब ट्यूब्यूल का सेल आएगा, इसको क्रॉस करने के बाद ये रीनल इंटरस्टिशियम और रीनल इंटरस्टिशियम से फिर ये चीज़ ब्लड में या ब्लड वेसल में जाएगी, ठीक है। तो अभी हमने देखना है रीनल इंटरस्टिशियम और ब्लड वेसल के दरमियान जो एक्सचेंज होता है ना, उसमें कौन कौन सी फोर्सेज इन्वॉल्व हो रही है उस चीज़ को हम देखेंगे। डन हो के बाद अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में शो किया हुआ है एक सेल है, इंटरस्टिशियम है और आगे ब्लड वेसल है। बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने दिखाया ना, ये सेल है, ये दिखा दिया सेल, इस तरफ ट्यूबुलर ल्यूमेन है यानी ट्यूब्यूल है, ये फिर आ गया सेल यानी ट्यूब्यूल की वॉल का सेल और उसके बाद इंटरस्टिशियम और ये आगे ब्लड वेसल, ठीक हो। की बात ओवरऑल हमें पता है चूंकि पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज मुख्तलिफ चीज़ों को रीअब्जॉर्ब कर रही हैं, इसलिए ओवरऑल हमें पता है कि ज़्यादातर सब्सटेंसेस इंटरस्टिशियल फ्लूइड से ब्लड में एंटर होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कौन कौन सी फोर्सेज होती हैं जो कि इसको एंटर करवाती हैं। हमारे पास 4 तरह की फोर्सेज हैं। नंबर 1 फोर्स ब्लड वेसल का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, यानी ब्लड वेसल के अंदर पता है जो ब्लड है उसका कोई ना कोई प्रेशर होगा, तो वो जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो एक्ट करता है आउटवर्ड्स, यानी कि अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो ब्लड वेसल में से चीज़ें बाहर को आएंगी। डाउन की बात, ये चीज़ रीअब्जॉर्प्शन के अगेंस्ट है। रीअब्जॉर्प्शन में तो ट्यूब्यूल से चीज़ों ने ब्लड के अंदर जाना है, लेकिन ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है चीज़ों को बाहर निकाल रहा है। तो पहली फोर्स का काम चीज़ों को बाहर निकालने की बात डन हो गई। दूसरे नंबर पे आता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। जाहिर बात है अगर इंटरस्टिशियल फ्लूइड का प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो प्रेशर सब्सटेंसेस को ब्लड के अंदर धकेलेगा, यानी कि रीअब्जॉर्प्शन को सपोर्ट कर रहा है। गुड हो गई बात। दोनों हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बाद आते हैं हमारे पास कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड। कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर होता है यानी कि जो सोल्यूट्स किसी सॉल्वेंट को खींच रहे होते हैं। आपको पता है किसी भी सोल्यूशन में अगर सोल्यूट्स ज़्यादा होंगे तो वाटर की ऑस्मोसिस उस तरफ होती है ना, सोल्यूट्स अट्रैक्ट करते हैं वाटर को, सीधी सी बात है। तो अगर जो ब्लड के सोल्यूट्स हैं
वो यहाँ से अट्रैक्ट करेंगे, वाटर को रीअब्जॉर्ब करवाएंगे। तो कॉलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ प्लाज्मा या कॉलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड ये रीअब्जॉर्प्शन को सपोर्ट कर रहा है, और कॉलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड वो ज़ाहिर बात है रीअब्जॉर्प्शन को डिस्करेज करेगा, क्योंकि इंटरस्टिशियल फ्लूइड के जो सोल्यूट्स होंगे वो ब्लड से चीज़ों को निकालेंगे। तो हमारे पास 4 फोर्सेज जिनमें से 2 फोर्सेज रीअब्जॉर्प्शन को सपोर्ट कर रही हैं और 2 फोर्सेज रीअब्जॉर्प्शन को डिस्करेज कर रही हैं। अब हम देखते हैं कौन सी फोर्स कितनी ताकतवर है, इसी पे डिपेंड करता है ना। तो जो 2 फोर्सेज रीअब्जॉर्प्शन कुछ अगेंस्ट हैं उनकी ताकत है 13 mmHg और 15 mmHg। ठीक होगी बात। तो 13 + 15 ये आता है आपके पास टोटल 28। तो 28 mmHg की ताकत है जो कि रीअब्जॉर्प्शन के अगेंस्ट जा रही है, और रीअब्जॉर्प्शन की सपोर्ट में कितनी ताकत है 6 mmHg और 32 mmHg। इसको आप ऐड करें तो ऑलमोस्ट 38 mmHg की ताकत है जो कि रीअब्जॉर्प्शन को सपोर्ट कर रही है। तो अब आप अगर सपोर्ट वाली ताकत को अगेंस्ट वाली ताकत से माइनस कर दें तो यानी कि नेट फोर्स देखी जाए तो ऑलमोस्ट 10 mmHg की नेट फोर्स है जो कि रीअब्जॉर्प्शन करवा रही है। इसी वजह से आप देख सकते हैं कि वाटर का बल्क फ्लो ब्लड के अंदर हो रहा है और 10 mmHg की फोर्स है जो कि इसको अंदर की तरफ ले जा रही है। डन के बाद यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई, हमें ये फोर्सेस और इन फोर्सेस के डायनामिक्स समझ में आ गए। अच्छा, एक और चीज़ देखिएगा, वाटर कितना रीअब्जॉर्ब होगा ये 2 चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। नंबर 1 फोर्स कितनी लग रही है, ठीक है, और नंबर 2 इस मेम्ब्रेन की क्वालिटी कैसी है, इस मेम्ब्रेन का परमेबिलिटी कोएफिशिएंट कैसा है। जैसे मिसाल के तौर पे जब मैंने ग्लास की मिसाल दी थी तो इस कपड़े में से कितना पानी निकलेगा, एक तो इस बात पे डिपेंड करता है कि ऊपर कितना पानी डाल दिया है। ज़्यादा पानी डालेंगे, दबाएंगे तो ज़्यादा पानी निकलेगा। दूसरा इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि ये कपड़ा कैसा है। अगर तो कपड़े में मोटे मोटे सुराख हो तो सारी बात ज़्यादा पानी निकलेगा, और अगर कपड़े में कम सुराख हो तो थोड़ा पानी निकलेगा। तो यानी पानी का निकलना 2 चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। नंबर 1 प्रेशर कितना पड़ रहा है, और नंबर 2 कपड़े की खसूसियात। वेरी सिमिलरली यहाँ पे भी रीअब्जॉर्प्शन 2 चीज़ों पर डिपेंड कर रही है। नंबर 1 नेट फोर्सेस और नंबर 2 मेम्ब्रेन का परमेबिलिटी कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे आप देखते हैं रीअब्जॉर्प्शन क्या है, परमेबिलिटी कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय नेट एब्जॉर्प्टिव फोर्स। ये बातें हमारे पास हो गई क्लियर। ठीक हो के बाद हमें पता चल गया रीअब्जॉर्प्शन एक परमेबिलिटी कोएफिशिएंट पर डिपेंड कर रही है और दूसरा इन 4 फोर्सेस पर डिपेंड कर रही है। अब हम देखते हैं कि ये जो सारी चीज़ें हैं जिन पे ये रीअब्जॉर्प्शन डिपेंड कर रही है, ये चीज़ें कब और कैसे चेंज होती हैं। डनों की बात, सबसे पहले देखते हैं ये जो ब्लड वेसल के पैरामीटर्स हैं इनको, यानी कि ब्लड वेसल के कौन कौन से पैरामीटर्स हैं। नंबर 1 हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द ब्लड वेसल, नंबर 2 कॉलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर इन द ब्लड वेसल। ये देखते हैं कैसे चेंज होते हैं। ब्लड वेसल का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कैसे चेंज होता है। पहली चीज़ तो बहुत सिंपल है, जाहिर सी बात है, अगर आर्टीरियल प्रेशर बढ़ जाए यानी टोटल बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो इन पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर भी प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आर्टीरियल प्रेशर के बढ़ने से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द ब्लड वेसल बढ़ जाता है, पहली बात। दूसरी बात देखिएगा, एफरेंट और इफरेंट आर्टेरियोल्स किस तरह से एक्ट करती हैं इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पे ये जो इफरेंट आर्टेरियोल है, अगर इसकी हो गई कंस्ट्रिक्शन, जब इफरेंट आर्टेरियोल की कंस्ट्रिक्शन होगी तो खून इस ग्लोमेरुलाई में जमा होना शुरू हो जाएगा। जब खून इस ग्लोमेरुलाई में जमा होगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 2 तरह से चेंज हो सकता है। नंबर 1 टोटल ब्लड का आर्टीरियल प्रेशर, ठीक है, और नंबर 2 आपके पास एफरेंट और इफरेंट आर्टेरियोल्स की वेजो कंस्ट्रिक्शन और वेजो डायलेशन पे डिपेंड कर रहा होता है कि आपका कितना प्रेशर होगा इस ब्लड वेसल्स के अंदर। क्लियर हो गई बात। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड 2 तरह से इफेक्ट हमने देख लिया। दूसरा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड किस तरह से इफेक्ट हो सकता है। पहला इफेक्ट तो यही है कि आपके ब्लड में नेचुरली सोल्यूट्स हैं ही ज़्यादा या सोल्यूट्स हैं ही कम, ठीक है। तो द सिस्टमिक प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर यानी ओवरऑल ब्लड के अंदर प्रोटीन ज़्यादा हो गई, प्रोटीन कम हो गई या जो भी है, ओवरऑल आपका ब्लड की ऑस्मोलैरिटी चेंज हो गई। पहली तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ होती है फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन को आपने समझना है। कंसिडर कीजिए कि एक तरफ ब्लड आ रहा है जिसमें 100 ml प्लाज्मा है और 50 ग्राम प्रोटीन्स हैं, ठीक है। इस 100 ml में से 50 ml प्लाज्मा निकल गया तो बाकी जो इफरेंट आर्टरीज में ब्लड आएगा उसमें 50 ml प्लाज्मा होगा और 50 ग्राम्स ही प्रोटीन्स होंगी। तो आप देख सकते हैं इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर चुकी है। पहले 50 ग्राम्स 100 ml में थे, अब 50 ग्राम 50 ml में है। ये तो एक सिचुएशन होगी। दूसरी, यही ऐसा ही ब्लड आया यानी कि 100 ml ब्लड था और 50 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन्स थी, लेकिन 90 ml ऑफ द ब्लड फिल्टर आउट होकर ट्यूब्यूल्स में चला गया, या 90 ml ऑफ द प्लाज्मा, ठीक है। तो जब 90 ml ऑफ द प्लाज्मा निकल जाएगा, पीछे कितना रह गया, सिर्फ 10 ml ऑफ प्लाज्मा और वही 50 ग्राम्स। तो इनमें से कौन सा ब्लड ज़्यादा कंसनट्रेटेड है, 50 ग्राम्स पर 50 ml या 50 ग्राम्स पर 10 ml।
ज़ाहिर बात है ये वाला बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड है। यहाँ पे तो 1 ग्राम पर ml आ रहा है और यहाँ पे तकरीबन 5 ग्राम पर ml आ रहा है, तो इसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा है। इसकी कंसनट्रेशन क्यों ज़्यादा हुई है? क्योंकि इसमें से ज़्यादा प्लाज्मा फ़िल्टर हो गया है। इसकी फ़िल्ट्रेशन फ्रैक्शन 90% है। ठीक है, तो अगर फ़िल्ट्रेशन फ्रैक्शन ज़्यादा हो तो हमारे पास ज़्यादा कंसनट्रेटेड ब्लड हो जाता है, यानी कि प्लाज्मा कोलोइडोस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज़ कर जाता है। डाउनों के बाद हमने देख लिया किस तरह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर चेंज कर सकता है, किस तरह से प्लाज्मा कोलोइडोस्मोटिक प्रेशर चेंज कर सकता है। उसके अलावा जो मेम्ब्रेन की खसूसियात हैं, यानी कि परमिबिलिटी कोएफिशिएंट, वो भी हमारे पास चेंज हो सकता है। मुख्तलिफ फैक्टर हैं जो उसको चेंज कर सकते हैं। ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि रीअब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करेंगी। अच्छा, ये तो हमने देख लिया पेरिटुबुलर कैपिलरी के बारे में। उसके अलावा इंटरस्टिशियल फ्लूइड की जो फोर्सेस थी, यानी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड या कोलोइडोस्मोटिक प्रेशर इन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड की जो फोर्सेस है ना, वो इनफैक्ट डिपेंड कर रही होती हैं पेरिटुबुलर कैपिलरीज पे। फॉर एग्जांपल देखो, इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो आपके पास ट्यूबुलर लुमेन के साथ भी इंटरेक्ट कर रहा होता है। अगर आपकी पेरिटुबुलर कैपिलरीज इंटरस्टिशियल फ्लूइड में सोल्यूट निकालती जाएंगी तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और ये ट्यूब्यूल से सोल्यूट को लेता चला जाएगा। तो यानी कि इसके अंदर कोलोइडोस्मोटिक प्रेशर कम रहेगा अगर पेरिटुबुलर कैपिलरी रीअब्जॉर्ब करती रही। और अगर पेरिटुबुलर कैपिलरी रीअब्जॉर्ब ना किया तो जाहिर बात है ये कहेगी यार फिर मैं सोल्यूट इसे भी अब्जॉर्ब नहीं करूँगी, मैं फिर क्या करूँ, मेरे पास मैं इतना सोल्यूट जमा तो नहीं ना कर सकती। तुम मेरे से सोल्यूट ले जाओगे तो मैं मजीद सोल्यूट मंगवा लूँगी, तुम मेरे से नहीं लेके जाओगे तो फिर ठीक है मैं नहीं मंगवाऊँगी। सही होगी बात। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड लार्जली डिपेंड कर रहा था पेरिटुबुलर कैपिलरीज के ऊपर। जिस तरह मिसाल के तौर पे यहाँ पे उन्होंने वही सारा एग्जांपल देके डिस्कस किया हुआ है कि होता बेसिकली क्या है, कोई भी सोल्यूट वगैरह जो है ना वो पहले आपके पास ल्यूमेन से रीअब्जॉर्ब होकर आता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। अब इस सोल्यूट के पास या इस वाटर के पास दो रास्ते हैं, या तो ये सोल्यूट और वाटर चला जाएगा पेरिटुबुलर कैपिलरी में, वेल एंड गुड। अगर पेरिटुबुलर कैपिलरी में चला गया तो मजीद सोल्यूट ल्यूमेन से आ जाएगा, और अगर पेरिटुबुलर कैपिलरी में ना जा सका तो ये सोल्यूट वापस हमारे पास ल्यूमेन के अंदर आ जाएगा। तो जो सोल्यूट इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आता है उसके पास दो ही रास्ते होते हैं, या ब्लड में चला जाए या वापस ल्यूमेन में चला जाए। ठीक है, तो अगर तो ब्लड में जाता रहेगा तो जाहिर बात है और से और सोल्यूट आता रहेगा, रीअब्जॉर्प्शन होती रहेगी, और अगर ब्लड में नहीं जाएगा तो मजीद सोल्यूट नहीं आएगा, रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी। तो यानी कि पेरिटुबुलर कैपिलरी की जो एब्जॉर्प्शन वगैरह है वो ही इंटरस्टिशियल फ्लूइड को भी लार्जली इफेक्ट कर रही होती है। क्लियर हो गई बात, इसमें कोई ऐसी डिफिकल्ट चीज़ नहीं थी। उसके बाद आता है इफेक्ट ऑफ आर्टीरियल प्रेशर ऑन यूरिन आउटपुट। आर्टीरियल प्रेशर का यूरिन की आउटपुट पर क्या इफेक्ट होता है? वैसे तो हम बड़े नेक बनते हैं और हम कहते हैं कि आर्टीरियल प्रेशर बढ़ने के बावजूद हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को बड़ा अच्छे से मेंटेन कर लेते हैं, हमारी रेगुलेशन बड़ी अच्छी है। जैसा कि आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था कि अगर कभी फिल्ट्रेशन इंक्रीज कर जाए आर्टीरियल प्रेशर के बढ़ने से तो ये मैक्यूलर डेंसा सेंस करता है कि बहुत ज़्यादा फ्लूइड आ रहा है और ये ईफ्रंट आर्टरीज को कंस्ट्रिक्ट करवाता है ताकि जीएफआर को कम किया जा सके। तो आर्टीरियल प्रेशर के बढ़ने पे हम जीएफआर को नहीं बढ़ने देते नॉर्मली। ठीक है, बात यहाँ पे भी ये बताया हुआ है कि 75 mmHg से लेकर 160 mmHg तक भी आर्टीरियल प्रेशर चला जाए हम जीएफआर को नहीं बढ़ने देते। तो फिर आर्टीरियल प्रेशर का इंक्रीज यूरिन फॉर्मेशन कैसे बढ़ाता है, ये हमने स्टडी करना है कि कैसे बढ़ाता है। नंबर एक, ये जो आप जीएफआर को रेगुलेट करते हो और जीएफआर को नहीं बढ़ने देते, हो सकता है कि आपकी ये रेगुलेशन ख़राब हो जाए। ये जो हम जीएफआर को कंट्रोल कर रहे थे ये कंट्रोल ख़राब हो जाए। तो पहली वजह होती है कि ऑटो रेगुलेशन ऑफ जीएफआर ख़राब हो जाए। जब ये ख़राब होगी जाहिर बात है आर्टीरियल प्रेशर के बढ़ने से जीएफआर बढ़ जाएगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बढ़ जाएगी और यूरिन फॉर्मेशन बढ़ गई। पहला तरीका तो ये। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर जीएफआर नहीं भी बढ़ सका तो आर्टीरियल प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। क्या मतलब, देखो ज़ाहिर सी बात है कि जो पेरिटुबुलर कैपिलरीज हैं जिन्होंने रीअब्जॉर्प्शन करनी है, अगर इनके अंदर प्रेशर ज़्यादा होगा, आर्टीरियल प्रेशर ज़्यादा होगा, तो ये कहेंगी भाई मैं क्यों रीअब्जॉर्ब करूँ, मेरे में पहले ही बहुत प्रेशर है, यानी कि रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। अब फिल्ट्रेशन तो उतनी ही हो रही है जितनी नॉर्मली होती है, लेकिन रीअब्जॉर्प्शन नॉर्मल से कम हो रही है, तो ज़ाहिर सी बात है कि यूरिन फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाएगी। दो कॉजेज हो गए। तीसरा कॉज, आर्टीरियल प्रेशर का इंक्रीज एंजियोटेंसिन 2 की फॉर्मेशन को कम कर देता है। अब ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ये एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस करवाता है, एल्डोस्टेरोन भी रीअब्जॉर्प्शन करवाता है और एंजियोटेंसिन 2 खुद भी यूरिन की रीअब्जॉर्प्शन में रोल प्ले करता है। तो जब इंक्रीज्ड आर्टीरियल प्रेशर ने एंजियोटेंसिन 2 को कम कर दिया, जाहिर बात है एल्डोस्टेरोन को भी कम कर दिया और रीअब्जॉर्प्शन को कम कर दिया, जाहिर बात है रीअब्जॉर्प्शन कम होगी तो यूरिन फॉर्मेशन बढ़ जाएगी। ये भी एक तरीका है यूरिन फॉर्मेशन बढ़ाने का। उसके अलावा आर्टीरियल प्रेशर एक और तरीके से भी यूरिन फॉर्मेशन बढ़ाता है। वो क्या तरीका है? देखो बेसिकली बात ये है, हमारे जो सेल्स होती है ना उनकी दो साइड्स होती है। ये जो मतलब ट्यूब्यूल के एपिथेलियल सेल्स हैं इनकी एक एपिकल साइड होती है और एक आपके पास बेसोलेटरल मेम्ब्रेन होती है। सही होगी बात। अब नॉर्मली इस साइड पे सोडियम चैनल होते हैं ताकि सोडियम को रीअब्जॉर्ब किया जा सके। आपको पता है सोडियम रीअब्जॉर्ब होता है। जब आर्टीरियल प्रेशर बढ़ता है ना तो यहाँ पे इस मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स थी जो सोडियम को रीअब्जॉर्ब करवा रही थी वो प्रोटीन्स इस मेम्ब्रेन से उतर के
साइटोप्लाज्म में आ जाती हैं। जब वो प्रोटीन की मेम्ब्रेन से उतर की ज़ाहिर बात है सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन कम होगी तो यूरिन की फॉर्मेशन ज़्यादा। ठीक होगी बात। तो 4 तरीके हैं जिस तरह से आर्टीरियल प्रेशर ने यूरिन फॉर्मेशन को बढ़ा दिया। नंबर 1, आप GFR को कंट्रोल नहीं कर सके। नंबर 2, उसने रीअब्जॉर्प्शन को कम कर दिया। नंबर 3, एंजियोटेंसिन 2 को कम किया ताकि रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाए। नंबर 4, सोडियम चैनल्स को लुमिनल मेम्ब्रेन पे कम किया ताकि रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाए और यूरिन की फॉर्मेशन बढ़ जाए। तो ये हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया किस तरह से आर्टीरियल प्रेशर चेंजेस करता है। उसके बाद आता है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। होता बेसिकली क्या है, ये तो हमने देखना ना कब हमने एक्सक्रीशन बढ़ानी है, कब एक्सक्रीशन घटानी है। कई वहाँ प्रिसाइज कंट्रोल चाहते हैं। मिसाल के तौर पे एक बंदे ने बहुत ज़्यादा नमक खा लिया है, अब ज़्यादा पानी नहीं वेस्ट करना लेकिन सोडियम वेस्ट करना है हमने। सही होगी बात। यानी ओवरऑल यूरिन ज़्यादा नहीं बनाना, लेकिन किसी एक इलेक्ट्रोलाइट को हम या बचाना चाहते हैं या किसी एक इलेक्ट्रोलाइट को निकालना चाहते हैं। भाई एक बंदा है वो पानी का तो ठीक है इनटेक कर रहा है लेकिन सोडियम डेफिशिएंट है, तो हम चाहेंगे कि चलो पानी एक्सक्रीट हो जाए लेकिन सोडियम रीअब्जॉर्ब हो जाए। तो इस प्रिसाइज मकासद के लिए, यानी किसी चीज़ को हम बचाना चाह रहे हैं, किसी चीज़ को निकालना चाह रहे हैं, इन प्रिसाइज मकासद के लिए हमारे पास हार्मोन्स आते हैं, क्योंकि हार्मोन्स का निस्बतन प्रिसाइज एक्शन होता है। यहाँ पे तो ना GFR बढ़ गया, ओवरऑल सारी ही एक्सक्रीशन बढ़ गई, यार एब्जॉर्प्शन बढ़ गई तो सारी ही एक्सक्रीशन कम हो गई। ठीक है, हार्मोन्स ऐसा नहीं करते, हार्मोन्स प्रिसाइज काम करते हैं। तो हम मुख्तलिफ हार्मोन्स को स्टडी करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एल्डोस्टेरोन को। एल्डोस्टेरोन आपको पता है प्रिंसिपल सेल्स पे काम करता है। प्रिंसिपल सेल्स पढ़े थे ना हमने कॉर्टिकल कोलेक्टिंग डक्ट में, हमने यहाँ पे प्रिंसिपल सेल्स को डिस्कस किया था। ये प्रिंसिपल सेल्स हमने कहा था ये सोडियम पोटेशियम ATPase पंप होते हैं, यानी प्रिंसिपल सेल का काम होता है सोडियम को रीअब्जॉर्ब करवाना और पोटेशियम को बॉडी से निकालना। तो अगर कभी भी बॉडी के अंदर ये एहसास हो कि पोटेशियम बहुत बढ़ गया है, एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड पोटेशियम बढ़ गया है, तो एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है ताकि प्रिंसिपल सेल स्टिमुलेट हो और पोटेशियम को निकाला जाए। वेरी सिमिलरली अगर कभी देखा जाए कि बॉडी में वाटर की कमी हो रही है, सोडियम की कमी हो रही है, डिहाइड्रेशन हो रही है, तो ये एल्डोस्टेरोन ज़्यादा बनता है ताकि सोडियम को रीअब्जॉर्ब करवाया जा सके और वाटर को रीअब्जॉर्ब करवाया जा सके। ठीक है बात। तो एल्डोस्टेरोन का काम क्या होता है, सोडियम को रीअब्जॉर्ब करवाना, पोटेशियम को निकालना। ये चीज़ हमने यहाँ पे देख ली। तो एल्डोस्टेरोन कब कब रिलीज होता है, नंबर 1 पोटेशियम के बढ़ने पे, मैंने डिस्कस कर लिया। नंबर 2 एंजियोटेंसिन 2 के बढ़ने पे। एंजियोटेंसिन 2 आमतौर पे तब ही बढ़ता है जब सोडियम की कमी हो रही हो, वाटर की कमी हो रही हो। क्लियर होगी बात। अच्छा, ये तो सारा हो गया नॉर्मल सिस्टम। एंड एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन आपके पास किसी बीमारी की वजह से इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकती है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एड्रिनल डिस्ट्रक्शन हो गई या मेल फंक्शनिंग हो गई, तो जो एड्रिनल ग्लैंड इस एल्डोस्टेरोन का प्रोड्यूस कर रहा था वो बेचारा ख़राब हो गया, एल्डोस्टेरोन थोड़ा प्रोड्यूस होगा। जब एल्डोस्टेरोन थोड़ा प्रोड्यूस होगा तो हम सोडियम को बचाने में नाकाम हो जाएंगे, पोटेशियम को निकालने में नाकाम हो जाएंगे। बॉडी में ज़ाहिर बात है सोडियम थोड़ा कम हो जाएगा और पोटेशियम बॉडी में ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। ये मसले मसाइल आते हैं। ऑल्दो ये सोडियम वाला मसला इतना ज़्यादा नहीं होता। क्यों? क्योंकि और भी हार्मोन्स हैं जो सोडियम को निकालने में रोल प्ले कर लेते हैं। तो अगर एल्डोस्टेरोन नहीं भी सोडियम को निकाल रहा तो चलो कोई और हार्मोन काम कर देगा, एंजियोटेंसिन 2 काम कर देगा, इसलिए सोडियम की खास टेंशन नहीं होती। हाँ, पोटेशियम की हमें ज़्यादा टेंशन होती है क्योंकि पोटेशियम में बहुत अहम किरदार है एल्डोस्टेरोन का पोटेशियम को निकालने में। इसी वजह से ये स्टेटमेंट लिखी हुई है कि एल्डोस्टेरोन इज इवन मोर इंपॉर्टेंट एज अ रेगुलेटर ऑफ पोटेशियम कंसंट्रेशन देन फॉर सोडियम कंसंट्रेशन। ठीक होगी बात, ये बात डन हो गई। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर उन्होंने कौन से लोगों का भी जिक्र किया हुआ है कि अगर कभी एड्रिनल ग्लैंड के अंदर ट्यूमर्स वगैरह हो जाएं, ज़्यादा एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए, ज़ाहिर बात है ज़्यादा एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस होगी तो सोडियम बहुत ज़्यादा रीअब्जॉर्ब हो जाएगी, पोटेशियम बहुत ज़्यादा निकल जाएगी बॉडी में से। तो ये बेसिक बातें, सिंपल बातें, कोई इसमें डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। एल्डोस्टेरोन का फंक्शन बस पता होना चाहिए कि ये पोटेशियम को निकालता है और सोडियम को बचाता है, और ज़्यादा अहम रोल पोटेशियम के लिए। क्लियर होगी बात। फिर आता है हमारे पास एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 2 भी सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करता है। किस किस तरह से ये इंक्रीज़ करता है, यानी किस किस तरह से ये इफेक्ट करता है। पहला इफेक्ट तो आपको पता है, एंजियोटेंसिन 2 एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करवाता है। यहाँ भी पढ़ा था कि इंक्रीज़ करवाता है। तो पहला इफेक्ट एंजियोटेंसिन 2 का क्या है, एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करवाना। दूसरा इफेक्ट एंजियोटेंसिन 2 का ये है कि ये इफरेंट आर्टरियोल्स की कंस्ट्रिक्शन करवाता है ताकि रीअब्जॉर्प्शन बढ़ सके। ये जो है ना इफरेंट आर्टरियोल्स, इनकी कंस्ट्रिक्शन करवा देता है। अब इफरेंट आर्टरियोल्स की कंस्ट्रिक्शन से ना 2 तरह के इफेक्ट्स होते हैं। पहला इफेक्ट ये होता है, देखो जब इफरेंट आर्टरियोल की कंस्ट्रिक्शन होगी तो ब्लड ज़्यादा ग्लोमेरुलाई में जमा होगा। जब ब्लड ज़्यादा ग्लोमेरुलाई में जमा होगा तो बहुत ज़्यादा फिल्टर आउट होना शुरू हो जाएगा, यानी कि फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इंक्रीज़ कर जाती है। जब फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इंक्रीज़ करती है तो उससे 2 तरह के चेंजेस आती हैं। देखो जब हम इफरेंट आर्टरियोल्स को कंसिडर करेंगे तो इफरेंट आर्टरियोल्स की कंस्ट्रिक्शन की वजह से आगे पेरिटोबियल कैपिलरी में थोड़ा ब्लड जा पा रहा है, ज़ाहिर बात है पेरिटोबियल कैपिलरीज का प्रेशर फॉल कर जाएगा। जब इनका प्रेशर फॉल करेगा तो ये ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन करेंगी, ये इन जगहों से ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन करना शुरू कर देंगे क्योंकि इनका प्रेशर फॉल कर गया है। तो इफरेंट आर्टरियोल के कंस्ट्रिक्शन से हमने रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ किया क्योंकि पेरिटोबियल कैपिलरी में प्रेशर फॉल कर गया, पहली बात।
दूसरी बात, जब इसकी कंस्ट्रक्शन होती है तो नेचुरल सी बात है ग्लोमेरुलाई में ब्लड जमा होना शुरू हो जाएगा। जाहिर बात है अगर यहाँ ब्लड कम आया तो ऊपर ब्लड ज़्यादा बच जाएगा। जब ऊपर ब्लड ज़्यादा बचेगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पे फिल्ट्रेशन इंक्रीज़ कर देगी। सही होगी बात। फिल्ट्रेशन इंक्रीज़ करने की वजह से जब ब्लड में से बहुत ज़्यादा प्लाज्मा निकल जाएगा तो ब्लड की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ कर गई। अब जो ब्लड आगे पेरिटोबुलर कैपिलरीज में आ रहा है उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो यानी कि प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, वो भी रीअब्जॉर्प्शन को बहुत सपोर्ट करेगा। तो इफरेंट आर्टरियोल्स की कंस्ट्रिक्शन से जो रीअब्जॉर्प्शन है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। नंबर 1 क्योंकि पेरिटोबुलर कैपिलरीज का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम हुआ है। नंबर 2 क्योंकि फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन ज़्यादा होने से पेरिटोबुलर कैपिलरीज में कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया है। इन दोनों वजूहात से रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हुई है। अलबत्ता हो सकता है आपके दिल में बात आए कि नहीं यार ये मज़ेदारी वाली बात तो ना हुई, इफरेंट आर्टरियोल्स के कंस्ट्रिक्शन से माना कि रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हुई है, लेकिन एट द सेम टाइम फिल्ट्रेशन भी तो ज़्यादा हुई है ना। एक तरफ फिल्टर ज़्यादा कर रहे हो, फिर रीअब्जॉर्ब उससे भी ज़्यादा कर रहे हो, लेकिन क्या फ़ायदा। ठीक है, तो यहाँ पर फ़ायदा है। देखो अगर हम फिल्ट्रेशन ही कम कर दें तो जो सब्सटेंसेस बॉडी से निकालना ज़रूरी है, मसलन क्रेटिनिन, यूरिया, उनको एक्सक्रीट कैसे करेंगे, मसला बन जाएगा ना। तो यहाँ पे हम फिल्ट्रेशन को इंक्रीज़ करते हैं ताकि मैक्सिमम यूरिया, क्रेटिनिन वगैरह फिल्टर आउट हो जाए। बाकी जो बॉडी के काम की चीज़ें हैं, सोडियम, वाटर, वो सारा हम रीअब्जॉर्ब कर लेंगे। इसमें फ़ायदा ये होगा कि क्रेटिनिन और यूरिया की एक्सक्रीशन नॉर्मल रहेगी, तो वेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सक्रीट भी हो गए और हमारा वाटर और सोडियम बच भी गया। समझ आई बात। तो ये हमने देखा एंजियोटेंसिन 2 इफरेंट आर्टरीज को कंस्ट्रक्ट करता है और इफरेंट आर्टरी कंस्ट्रक्शन से दो तरह के इफेक्ट्स हैं पेरिटोबुलर कैपिलरीज में। कौन कौन से इफेक्ट्स, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का चेंज होना और कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर का चेंज होना। और उसके अलावा हमने देखा कि फिल्ट्रेशन भी नॉर्मल रही है ताकि जो जिन चीज़ों का निकलना जरूरी है वो चीज़ निकल भी सकें। तो एंजियोटेंसिन 2 ने एक तो एल्डोस्टेरोन को बढ़ा दिया, नंबर 2 इफरेंट आर्टरीज को कंस्ट्रक्ट कर दिया, नंबर 3 ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप को स्टिमुलेट करते हैं। जब सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप स्टिमुलेट होगा तो आपको पता है सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज करेगी, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज करेगी तो जाहिर है सोडियम के साथ वाटर भी रीअब्जॉर्ब होगा, यानी रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो रही है। वेरी सिमिलरली सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंज, इसमें आपको पता है सोडियम रीअब्जॉर्ब करते हैं, हाइड्रोजन निकालते हैं, तो यहाँ भी सोडियम रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो रही है। वेरी गुड, ये भी बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट को ट्रांसपोर्ट, ये सोडियम बाइकार्बोनेट को ट्रांसपोर्ट है ना, वो बेज़ोलेटरल मेम्ब्रेन पे होता है, यानी कि इस साइड वाली मेम्ब्रेन पे। अब बेज़ोलेटरल मेम्ब्रेन में सोडियम और बाइकार्बोनेट दोनों निकल जाते हैं। जाहिर बात है सोडियम बाइकार्बोनेट निकल रहे हैं तो यहाँ से और सोडियम रीअब्जॉर्ब होगी, सोडियम रीअब्जॉर्ब होगी साथ वाटर भी रीअब्जॉर्ब होगा, तो सारी चीज़ें क्यूमुलेटिवली वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करती हैं। ये हमने देख लिया एंजियोटेंसिन 2 किस तरह से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा रहा है। फिर आता है जी एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, यानी मशहूर ज़माना एडीएच। हम कहते हैं इसका मेन फंक्शन वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, कई जगहों पर जिक्र हो चुका है, जिस तरह हम कहते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की वाटर परमेबिलिटी एडीएच पर डिपेंड करती है। इसी तरह कोलेक्टिन डक्ट्स की वाटर परमेबिलिटी एडीएच पर डिपेंड करती है। अगर एडीएच ज़्यादा होगा तो ये वाटर के लिए ज़्यादा परमेबल होगा और वाटर ज़्यादा रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। अगर एडीएच कम होगा तो वाटर थोड़ा रीअब्जॉर्ब होगा। ठीक है, ये बातें हम पढ़ चुके हैं। अगर किसी वजह से एडीएच प्रोड्यूस ही ना हो सके तो जाहिर बात है इन जगहों में वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं हो सकेगा और बहुत सारा वाटर यूरिन में ज़ाया हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा और बहुत डाइल्यूट यूरिन बनेगा। इसको हम कहते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस। ठीक होगी बात। अच्छा, अब देखते हैं कि एडीएच बेसिकली किस तरह से वाटर की परमेबिलिटी इंक्रीज करती है। बात बेसिकली ये है, एडीएच ट्यूब्यूल्स के जो एपिथेलियल सेल होते हैं ना, यहाँ पे V2 रिसेप्टर्स पे लगती है। V2 रिसेप्टर पे जब बाइंड करती है ना तो साइक्लिक एएमपी की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। साइक्लिक एएमपी आपको पता है सेकंड मैसेंजर सिस्टम वगैरह डिटेल्स है यहाँ पे। साइक्लिक एएमपी जब भी बनता है वो प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट कर देगा और प्रोटीन काइनेज की एक्टिवेशन से आपकी सेल की मेम्ब्रेन की, मतलब सेल की जो लुमिनल मेम्ब्रेन है, यानी मेम्ब्रेन का वो पार्ट जो कि लुमेन के पास है, वहाँ पे एक्वापोरेंस 2 आके लगना शुरू हो जाती हैं। एक्वापोरेंस 2 की वजह से लुमिनल मेम्ब्रेन पे वाटर चैनल्स बन जाते हैं। जाहिर बात है वाटर चैनल्स बन गए यानी कि वाटर की परमेबिलिटी इंक्रीज हो गई। सबसे पहले V2 रिसेप्टर पे लगा, उसकी वजह साइक्लिक एएमपी बना। साइक्लिक एएमपी ने प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट किया और प्रोटीन काइनेज ने लुमिनल मेम्ब्रेन पे एक्वापोरेंस 2 को भेज दिया ताकि लुमेन से ज़्यादा पानी इस सेल के अंदर आ सके और फिर पानी इस सेल से वापस पीछे, मतलब रीअब्सॉर्ब करना ना, पूरा ब्लड में ब्लड तक भेजना, तो सेल इस तरह से बाहर भी निकल सके। इसलिए इस मकसद के लिए बेज़ोलेटरल मेम्ब्रेन्स पे एक्वापोरेन 3 और एक्वापोरेन 4 भी भेजा जाता है। तो इस तरह से एडीएच परमेबिलिटी को इंक्रीज करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर की रीअब्जॉर्प्शन की जा सके। और जब एडीएच कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है उस मेम्ब्रेन पे जहाँ पे आपके पास एक्वापोरेंस आए थे वो एक्वापोरेंस मेम्ब्रेन से दोबारा उतर जाएंगे। ये वाली बात उन्होंने यहाँ पे कर दी, बहुत सिंपल चीज़ थी, इसमें ऐसे कोई चीज़ डिफिकल्ट नहीं थी। लो जी, एडीएच के बाद आता है हमारे पास एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड। अगर एट्रियम के अंदर ब्लड का प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो एट्रियम प्रोड्यूस करता है एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन फॉर्म किया जाए और ब्लड का वॉल्यूम कम किया जाए ताकि प्रेशर नॉर्मल हो सके। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर अगर आर्टीरियल प्रेशर बड़ा हो तो जाहिर बात है
एट्रियम के अंदर भी प्रेशर इंक्रीज करेगा, उसकी वजह से एट्रियल नाइट्रिक यूनिट पेप्टाइड बढ़ जाएगा। ये एट्रियल नाइट्रिक यूनिट पेप्टाइड किस तरह से ज़्यादा यूनिट फॉर्म करवाता है? नंबर 1, ये रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम को इनहिबिट करता है, ठीक है। नंबर 2, ये रेनिन की फॉर्मेशन को भी इनहिबिट करता है, क्योंकि रेनिन भी बेसिकली एक्सक्रीशन को कम करती है ना, तो ये रेनिन को भी इनहिबिट करता है कि भाई क्यों एक्सक्रीशन कम करनी, होने दो एक्सक्रीशन, ताकि ब्लड का वॉल्यूम थोड़ा कम हो और ये जो प्रेशर इंक्रीज हुआ है ये प्रेशर इंक्रीज भी थोड़ा नॉर्मल हो सके, ठीक है। अच्छा, एक तो हो गया आर्टीरियल प्रेशर बढ़ा हुआ था इसलिए एट्रियल नाइट्रिक यूनिट पेप्टाइड बढ़ गया। दूसरा, हार्ट फेलियर्स में भी ये बनता है और वहाँ पे हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। होता बेसिकली क्या है, अगर हार्ट फेलियर हो, मिसाल के तौर पे ये जो आपके पास हार्ट के वेंट्रिकल्स हैं ये प्रॉपर पंपिंग नहीं कर पा रहे, जब हार्ट के वेंट्रिकल्स पंपिंग नहीं करेंगे यानी वेंट्रिकल से ब्लड नहीं निकलेगा, जाहिर बात है एट्रियम में ब्लड जमा होगा और एट्रियम में ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, ये फॉर्म करेंगे एट्रियल नाइट्रिक यूनिट पेप्टाइड। इसकी वजह से जो ब्लड का वॉल्यूम है वो निस्बतन कम होगा, जब ब्लड का वॉल्यूम या आर्टीरियल प्रेशर कम होगा तो वेंट्रिकल्स के लिए पंपिंग में थोड़ी बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो हार्ट फेलियर्स में ये एट्रियल नाइट्रिक यूनिट पेप्टाइड अच्छा रोल प्ले करता है ताकि आर्टीरियल प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाए। क्लियर होगी बात, ये रोल था एट्रियल नाइट्रिक यूनिट पेप्टाइड का। उसके बाद आता है पैराथायरॉइड हार्मोन। पैराथायरॉइड हार्मोन खास तौर पे कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, खास तौर पे डिस्टल ट्यूब्यूल्स के पास जाता है, कनेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के पास जाता है और अगर बॉडी को कैल्शियम की जरूरत हो तो जाके कहता है भाई कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करो, खुदारा कैल्शियम को ज़ाया ना होने देना। बहुत अच्छी बात है जी। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का ओवरऑल अगर इफेक्ट देखें ना तो इसका काम होता है आर्टीरियल प्रेशर को बढ़ाना। तो आर्टीरियल प्रेशर को बढ़ाने के लिए एक्सक्रीशन को कम करना पड़ेगा ना, ताकि रीअब्जॉर्प्शन हो सके, ब्लड वॉल्यूम बढ़ सके और आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज करे। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी एक्सक्रीशन को कम करता है। किस तरह से? नंबर 1, रीनल आर्टरियोल्स को कंस्ट्रक्ट करवाता है, बाकी बॉडी में भी आपको पता है वेजो कंस्ट्रक्शन नहीं करवाता, तो यहाँ भी वेजो कंस्ट्रक्शन नहीं करवा रहा है। और नंबर 2, ये रेनिन को रिलीज करवाता है, एंजियोटेंसिन को रिलीज करवाता है, क्योंकि इसको पता है ये रेनिन और एंजियोटेंसिन रीअब्जॉर्प्शन करवाएंगे, ब्लड वॉल्यूम बढ़ाएंगे, आर्टीरियल प्रेशर बढ़ाएंगे, तो बड़ा सियाना है ये, इनको भी रिलीज करवाता है। तो मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, इसमें कोई ऐसी डिफिकल्टी नहीं थी। उसके बाद आता है यूज ऑफ क्लियरेंस मेथड्स टू क्वांटिफाई किडनी फंक्शन। लो जी, यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, तो आपका दिमाग यहाँ पे बिल्कुल हाजिर होना चाहिए।